मेरी जेठानी लावण्या बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखता तो उस पर फिदा हो जाता। लावण्या की सबसे बड़ी समस्या थी उसकी खूबसूरती ही। इसी खूबसूरती की वजह से उसके पति अमित उसे कहीं जाने नहीं देते थे। अमित को डर था कि ज़्यादा आज़ादी देने से कहीं उनकी सुंदर बीवी हाथ से ना निकल जाए। शायद यही वजह थी कि मेरे ससुराल आने के बाद मेरी जेठानी कभी अपने मायके नहीं गई। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी। मेरी शादी के तुरंत बाद ही मेरे जेठ अमित की शादी लावण्या से हुई थी। यह बात मेरे समझ से बाहर थी कि बड़े भाई के कुंवारे रहते पहले छोटे भाई की शादी क्यों हुई। मेरा नाम साक्षी है। मैं अपने ससुराल में जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। लावण्या मेरी जेठानी है, लेकिन मेरे बाद वह ससुराल आई थी। फिर भी लावण्या जैसी जेठानी को पाकर मैं बेहद खुश थी। वह मुझे अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी और मैं उसको अपनी बड़ी बहन समझने लगी थी। लावण्या की अमित से शादी को 4 साल हो चुके थे। अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं था। मुझे लगता था कि दोनों पति पत्नी को बच्चे की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि लावण्या कभी भी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करती थी। एक दिन मैंने लावण्या को अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी दी, तो वह खुशी के मारे उछल पड़ी और बोली, साक्षी, तुम्हारी प्रेगनेंसी से मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर हो गई है। अब तुम घर में ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं करोगी। मेरी एक इकलौती ननद थी। उसका नाम आसी था। दोनों भाई उसे बहुत प्यार करते थे। वह 20 साल की हो चुकी थी। उसके फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद मेरे पति ने अपनी कंपनी में ही जॉब लगवा दिया था। वह सुबह मेरे पति के साथ ऑफिस जाती थी और शाम को उन्हीं के साथ घर आती थी। लावण्या के मायके में उसके छोटे भाई विकास के अलावा दूसरा कोई नहीं था। उसका भाई पढ़ा लिखा था, इसलिए मेरे पति ने उसको भी अपनी कंपनी में जॉब दे दी थी। जल्दी ही विकास और आसी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन इस बात से अमित भैया बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी बीबी लावण्या के कहने पर अपने साले विकास को मेरे पति की कंपनी में रख तो दिया था, लेकिन आसी के लिए विकास उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। अमित भैया लावण्या के भाई विकास की जगह अपने दोस्त से आसी की शादी करवाना चाहते थे और यह बात उन्होंने कई बार घर में कही भी थी। इसी बात को लेकर आसी बहुत चिढ़ती थी। उसे लगता था कि सब लोग उसके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। आसी मेरी ननद जरूर थी, लेकिन उससे मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे। आसी के जॉब लग जाने से मुझे बेहद राहत मिली, क्योंकि अब वह पूरे दिन घर पर नहीं रहती। लेकिन रविवार के दिन उसकी छुट्टी होती तो वह पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मैं सोचती थी कि मैं अपनी ननद से अच्छे रिश्ते बनाऊं, लेकिन वह अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करती थी। उसको मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। कोई भी बात होती तो वह अपनी बड़ी भाभी लावण्या को ही कहती और वह भी उसके आगे पीछे करती रहती थी। आसी के लिए नाश्ता चाय खाना तैयार करना और उसके कपड़े धोना, यह सब काम लावण्या ही करती थी। एक दिन अमित भैया और आसी दोनों जल्दी घर आए और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी मेरे पास आई और बोली, साक्षी, चलो तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबराई थी, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो मेरे जेठ ने मुझे इस तरह बुलाया हो। मैं अपनी जेठानी के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही भैया ने मुझे बैठने को कहा और मैं करीब ही कुर्सी पर सर नीचे किए बैठ गई। पास ही मेरी जेठानी भी बैठ गई। तो भैया ने मुझसे कहा, साक्षी, मैं अपने दोस्त से आसी की शादी करवाना चाहता हूँ। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। भैया की बात सुनकर मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे इस रिश्ते के बारे में पहले ही बात की थी। तब मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन जेठ जी को मैं इस तरह का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे आदमी थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी। मैंने कहा, भैया, मैं सोचकर आपको कल बता दूंगी। जेठ जी बोले, आसी की हरकतें तुम जानती ही हो, थोड़ी सी अड़ियल जरूर है, लेकिन वह बुरी लड़की नहीं है और अपने दोस्त को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह आसी के लिए बहुत ही अच्छा पति साबित होगा। मेरी इकलौती बहन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे अच्छा लड़का मिले। मैंने कहा, ठीक है भैया, आसी मेरी भी छोटी बहन की तरह ही है। मैं भी चाहती हूँ कि उसे अच्छा पति मिले। मैं सोचकर आपको कल बता दूंगी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई। दरअसल अमित भैया का दोस्त मेरा कजन था। उसकी माँ मेरी बुआ लगती थी, इसलिए मैं उनके दोस्त की माँ से बात कर उन्हें अमित भैया से हुई आसी और गौरव के रिश्ते वाली बात बता दी। वह तो इस रिश्ते से बेहद खुश हुई,
लेकिन मैंने उसकी खुशी पर पानी फेरते हुए उनसे कहा, बुआ, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आसी को जानती हूँ, वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपसे अमित भैया फ़ोन पर आसी के रिश्ते की बात करे तो आप साफ मना कर देना। बुआ ने कहा, साक्षी, वह तुम्हारी ननद है और ननद भाभी की पड़ती कहाँ है आजकल। जब वह गौरव की बीवी बन जाएगी तो तुम्हारी उससे खूब जमेगी। तुम इस रिश्ते को मना मत करना। मैंने बुआ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह तो आसी को अपनी बहू बनाने के ख्वाब बुनने लगी थी। इसलिए मैंने फ़ोन कट कर दिया और गौरव को फ़ोन लगा दिया। मैंने उससे आसी वाली बात बताई और कहा, गौरव, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। तुम्हें गलत रिश्ते में कभी नहीं पड़ने दूंगी। मैं अमित भैया को सीधे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल जब वह तुमसे बात करे तो तुम साफ कह देना कि तुम किसी और से प्यार करते हो। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दीदी, मैं कह दूंगा कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। लेकिन जब कल तुम्हारी अमित से बात होगी तो उससे मेरी जॉब की बात भी कर लेना। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मैंने उनसे अमित भैया वाली बात बताई तो वह बोले, इस रिश्ते के लिए तो मैं कब से तुमसे कह रहा था, लेकिन तुम ऐसा चाहती ही नहीं हो। पति की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, गौरव सीधा साधा लड़का है और तुम्हारी बहन एक नंबर की नकचढ़ी लड़की है। मेरी शादी जब से हुई है उस लड़की ने आज तक मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वह गौरव की बीवी बने। मेरे पति ने कहा, साक्षी, आसी हम दो भाइयों में सबसे छोटी है। जब वह छोटी सी थी तभी हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। अमित भैया ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए वह चाहते हैं आसी की शादी अच्छे घर में हो। वैसे उसके लिए रिश्ते की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह आसी के लिए केवल गौरव को ही पसंद करते हैं। फिर भी अगर तुम ये रिश्ता नहीं चाहती हो तो ठीक है, मैं भैया से कह दूंगा कि वह आसी के लिए कहीं और रिश्ता ढूंढ ले। पति की बात का कोई जवाब मेरे पास नहीं था। अगले दिन सुबह उठी तो देखा कि हमेशा की तरह मेरी जेठानी किचन में थी। मैंने कहा, भाभी, आप जब सुबह उठती हो तो मुझे भी जगा दिया करो। किचन संभालना अकेली आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ही है। जेठानी ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें सुबह सुबह उठकर किचन संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, आसी आपके भाई से प्यार करती है और भैया गौरव से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। यह बात आपको बुरी नहीं लगी? लावण्या ने कहा, इसमें बुरी लगने वाली कौन सी बात है? उनकी मर्जी के साथ खड़े रहना मेरा फ़र्ज है। मैंने कहा, अच्छा, यह बताओ कि इतनी सुबह आप क्या बना रही हो? उसने कहा, आसी के लिए सैंडविच बना रही हूँ। मैंने कहा, छुट्टी के दिन तो आसी दोपहर तक सोई रहती है, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? लावण्या ने सैंडविच को प्लेट में रखा और मुस्कुराते हुए बोली, साक्षी, एक काम करो, यह सैंडविच लो और आज तुम ही उसके कमरे में जाओ और उसी से पूछ लेना कि वह आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई। मैंने लावण्या के हाथों से सैंडविच का प्लेट लिया और आसी के कमरे की ओर बढ़ गई। वह जैसी भी थी, लेकिन आखिर थी तो वह मेरी ननद ही। उसकी शादी कहीं भी तो होगी ही और वह हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। मनमुटाव से कुछ हासिल नहीं होता, आदमी बाद में पछताता ही है। इसलिए मैं बेझिझक उसके कमरे के अंदर दाखिल हो गई और आसी को बेड पर बैठे हुए देखा। मैंने सैंडविच का प्लेट टेबल पर रखा और उसके करीब जाकर बोली, आसी, तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, उठकर कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। उसने मेरी आवाज़ सुनी तो वह हैरान हो गई थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं उसके कमरे में उसके लिए कुछ लेकर गई थी। वह उठकर बैठी तो मैं टेबल से सैंडविच का प्लेट उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया और बोली, अगर तुम कहो तो कल से मैं रोज़ सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँ। उसने कहा, नहीं भाभी, दरअसल कल रात में मैं खाना ही नहीं खा पाई थी और ना ही सो पाई थी, इसलिए सुबह लावण्या भाभी से सैंडविच के लिए बोल दिया। आसी मेरी ननद थी, लेकिन उसके गुस्सैल स्वभाव की वजह से मैंने उससे कभी कोई मजाक नहीं किया था। लेकिन आज उसका मूड देखकर मैंने मजाक के लहजे में कह दिया, कल रात तुम किसके सपने देख रही थी जो तुम्हें नींद नहीं आई और ना ही भूख लगी? इस बात को सुनकर वह मुस्कुराई और उसके इस मुस्कान को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काश मैं भी अपनी जिद छोड़कर उससे पहले ही अपने रिश्ते ठीक कर लेती। थोड़ी देर में उसने नाश्ता खत्म कर लिया और मैंने उसके हाथ से खाली प्लेट ले लिया। तभी उसने कहा, अमित भैया गौरव से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कल भैया ने ही मुझे बुलाकर यह बात कही थी।
तो मैंने गौरव से बात की, वह भी किसी और से प्यार करता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, यह शादी नहीं होगी। मैं यह कहकर उसके कमरे से लौट गई। अगले दिन भी अमित भैया जल्दी घर आ गए और उन्होंने फिर से मुझे बुलाकर पूछा, साक्षी, क्या तुमने अपनी बुआ से बात की? मैंने कहा, हाँ, कल ही अपनी बुआ और गौरव से आशी के बारे में बात की थी। लेकिन इतना कहकर मैं खामोश हो गई। तो भैया ने कहा, क्या लेकिन? क्या तुम्हारी बुआ इस रिश्ते को लेकर राजी नहीं है? मैंने कहा, उनके राजी होने या ना होने का सवाल नहीं है भैया, बात यह है कि गौरव किसी और लड़की से प्यार करता है। मेरी बात सुनकर भैया ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अपने फ़ोन से अभी के अभी गौरव को कॉल लगाओ और बात करो। मैंने ना चाहते हुए भी उसको फ़ोन लगा दिया। फ़ोन स्पीकर पर था। उधर से गौरव की आवाज़ आई। बोला, दीदी कैसी हो? मैंने कहा, तुम कल कह रहे थे ना कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि वह लड़की कौन है? उसने कहा, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसकी शादी हो चुकी है। मैंने कहा, गौरव, मैं तो यह समझ रही थी कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसी से शादी करोगे, लेकिन उसने तो तुम्हें धोखा देकर शादी कर लिया। अब क्या तुम जिंदगी भर कुंवारे ही रहोगे? उसने कहा, क्या पता आशी किसी और से प्यार करती हो और मैं ज़बरदस्ती कबाब में हड्डी ना बन जाऊं। वैसे भी मैं अरेंज मैरिज के खिलाफ हूँ। जो लड़की मुझसे सच्चा प्यार करेगी मैं उसी से शादी करूँगा, वरना कुंवारा ही रहूँगा। थोड़ी देर बाद ही गौरव का फ़ोन कट गया और उसकी बातों को सुनकर भैया परेशान होने की बजाय बेहद खुश नजर आए। वह बोलने लगे, आशी के लिए गौरव से बेहतर लड़का कोई और हो ही नहीं सकता है। मैंने अभी गौरव की बातें सुनी और यह जान गया हूँ कि उसके अंदर मोहब्बत भरा हुआ है। वह अपनी बीवी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा पति साबित होगा। अब तुम बस मेरा इतना काम कर दो कि गौरव को घर पर बुलाओ, मैं उसे अपनी कंपनी में जॉब पर रख लूँगा। आशी भी वही जॉब करती है। जब दोनों एक ही जगह काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। भैया की बात खत्म होते ही भाभी बोल पड़ी, जबरदस्ती किसी से किसी को प्यार नहीं होता है। आशी की मर्जी जाने बिना उसकी किसी और से शादी कराना सही नहीं है। उसकी बात सुनकर भैया थोड़े गुस्से वाले लहजे में बोलने लगे, लावण्या, मैं जो कर रहा हूँ आशी के भले के लिए ही कर रहा हूँ। और यह मत भूलो कि गौरव के परिवार का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान भी है, इसलिए तुम इस मामले में अपनी जुबान बंद रखो तो ही अच्छा है। मेरे जेठ ने मेरे सामने ही जेठानी को फटकार लगा दी थी, लेकिन उनकी बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो खुद में मस्त रहने वाली औरत थी। मैं अपनी जेठानी के कमरे से लौटकर अपने रूम में आ गई और बीती बातें सोचने लगी। कुछ साल पहले अमित भैया की कार के सामने आकर एक लड़के ने सुसाइड कर ली। इसमें अमित भैया की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इल्ज़ाम अमित भैया पर आ गया था। अंकल यानी कि गौरव के पापा तब वकील थे। उन्होंने उनका केस लड़ा जिससे वह जेल से बच गए। इसी वजह से अमित भैया गौरव के पापा का एहसानमंद समझते थे और उसी समय से उनकी जान पहचान गौरव से हुई थी। और अमित भैया ने अपने छोटे भाई की शादी मुझसे करवा दी थी और उस हादसे के 1 साल बाद ही दोनों भाइयों की शादी हो गई। लेकिन उस हादसे के बाद से भैया के कई दुश्मन बन गए थे। शादी के बाद अमित भैया पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका था, लेकिन वह बच गए थे। गौरव ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और पिछले कुछ साल से बेरोजगार था। भैया की कंपनी में एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। गौरव ने कई बार मुझे अपनी जॉब के लिए भैया से बात करने के लिए कहा, लेकिन इस बारे में भैया से बात करने की मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी। अगर एक बार मैं यह बात कह देती तो उसकी जॉब पक्की थी, लेकिन यह मुझे ठीक नहीं लगता था। आज भैया ने जब खुद ही गौरव को जॉब पर रखने की बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसको जॉब देने के पीछे भैया की मंशा कुछ और ही थी। हालांकि आशी की गौरव से शादी की बात सोचना यह भैया का बड़प्पन ही था, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर आशी की शादी गौरव से कराने के पक्ष में नहीं थी। मैंने गौरव से फ़ोन पर बात की और उसे जॉब वाली बात बताई तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन मैंने उससे कहा, इतना याद रखना कि आशी तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर तुम आशी से शादी करके बर्बाद नहीं होना चाहते तो जॉब के दौरान उस लड़की से दूरी बनाए रखना। मेरी जगह कोई दूसरी बहन होती तो वह गौरव से ऐसा बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि आशी अमीर घर की इकलौती लड़की थी। उससे शादी करने वाले की लॉटरी लग जाती, लेकिन मैं लालची नहीं थी। मुझे गौरव के भविष्य की चिंता थी। हालांकि गौरव से शादी के लिए तो आशी भी तैयार नहीं थी। अगले कुछ दिनों में गौरव के जॉब पर जाने से मेरी बुआ बेहद खुश थी।
और उन्हें खुश जानकर मैं भी खुश थी। गौरव का घर में आना जाना शुरू हुआ और मैंने महसूस किया कि मेरे भाई और मेरी जेठानी के बीच मोहब्बत की खिचड़ी पक रही थी। मैंने कई बार गौरव को लावण्या के बेडरूम से निकलते देखा था। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसको घर आने से मना कर दिया। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और मेरी प्रेगनेंसी का वक्त भी करीब आ गया। मेरे पति ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और मेरी जेठानी हॉस्पिटल में मेरे साथ रहकर मेरी सेवा में लग गई। रात के वक्त मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी और बगल में ही मेरी जेठानी बैठी हुई थी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा। मुझे उस पर बहुत दया आई, क्योंकि वह मेरी जेठानी थी और पहला बच्चा उसकी कोख से होता तो उसे भी वही खुशी होती जो खुशी मुझे होने वाली थी। शायद बच्चों की खातिर ही लावण्या ने गौरव को प्रेम के जाल में फंसाया था। मैं बहुत दर्द से गुजर रही थी, लेकिन माँ बनने के सुख से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा सुख नहीं होता है, और लावण्या इस सुख से अभी तक वंचित थी। इसी सुख के खातिर लावण्या ने गलत रास्ता चुन लिया था। मैंने करीब बैठी लावण्या के हाथों को पकड़ा और धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या आप गौरव से सच्चा प्यार करती हो? मेरे सवाल पर गुलाब की तरह खिला उसका चेहरा तुरंत मुरझा गया। उसने मेरी ओर देखे बिना मेरे हाथों से अपने हाथों को खींचकर अलग कर दिया। मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि गौरव जिस शादीशुदा औरत से प्यार करता था वह कोई और नहीं बल्कि मेरी जेठानी ही थी। वह बोली, साक्षी, कॉलेज में गौरव मेरे साथ ही पढ़ता था। मैं तब से उसे चाहती हूँ। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। गौरव की वही प्रेमिका थी जिसकी वजह से उसने कभी शादी ना करने की कसम खाई थी। मैंने पूछा, तो तुमने गौरव से शादी क्यों नहीं की? उसने धीमी आवाज में कहा, अमित ने मेरी जिंदगी बचाई थी, इसलिए मैं आज उनकी बीबी हूँ। मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम उन्हें धोखा क्यों दे रही हो? मेरे सवाल पर वह खामोश हो गई। तभी मेरे पेट में तेज दर्द उठा। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और अगले ही दिन हम लोग घर आ गए। अगले दिन घर में बहुत काम था और घर के सारे काम को लावण्या ने अकेले ही निपटा दिया। शाम को जब उसको थोड़ी फुर्सत मिली तो मेरे पास आई और बोली, साक्षी, कल सुबह मैं अपने मायके जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि मेरी शादी के बाद उसको कभी मायके जाते हुए नहीं देखा था। मैंने पूछा, भाभी, सब ठीक तो है ना? उसने कहा कि हाँ, कुछ दिन के लिए बस ऐसे ही जा रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन आप वहाँ कहाँ रहोगी? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वहाँ मेरा पुश्तैनी घर है, मैं अपने घर में ही जाकर रहूँगी। अगली सुबह मैं उठी तो पता चला कि लावण्या अपने भाई के साथ निकल चुकी थी। रात को भैया जल्दी आ गए, लेकिन आसी उनके साथ नहीं आई। तो मैंने उनसे पूछा, भैया, आसी आपके साथ नहीं आई? भैया ने कहा, वह ऑफिस के बाद अपनी किसी सहेली के बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी। उसने कहा था कि भैया आप निकल जाना, मैं रात को घर आ जाऊंगी। मैं सबको खाना खिलाने के बाद रात तक आसी का इंतजार करती रही। भैया ने कहा कि तुम खाकर सो जाओ, वह पार्टी से खा पी कर आएगी। मैं जगा हुआ हूँ, वह आएगी तो दरवाज़ा खोल दूंगा। उस रात आसी नहीं आई और अगले दिन से उसकी तलाश शुरू हो गई। शाम तक जब आसी का कोई पता नहीं चला तो भैया बेहद घबरा गए और उन्होंने पुलिस में आसी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। भैया की परेशानी और बढ़ गई जब आसी के साथ लावण्या और उनके भाई का भी फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। भैया उन लोगों को ढूंढने के लिए भाभी के मायके निकल गए और अगले दिन शाम को जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि लावण्या कल ही उधर से जा चुकी है। आसी और लावण्या एक ही दिन गायब हुई थी। 2 दिन बीतने के बाद जब लावण्या का भी कोई पता नहीं चला तो भैया ने लावण्या के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। यह सभी के समझ के बाहर की बात थी कि आखिर दोनों कहाँ गायब हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसका किडनैप कर लिया हो। पुलिस हर एंगल से दोनों की जांच कर रही थी, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। आसी लावण्या के भाई से प्यार करती थी, लेकिन भैया उसको पसंद नहीं करते थे। इतनी सी बात के लिए उसे घर से भागने की क्या ज़रूरत थी? धीरे धीरे 1 साल गुजर गए। आसी और लावण्या का एक साथ गायब होने के गम में भैया की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और एक सुबह वह हमेशा के लिए खामोश हो गए। दोपहर तक भैया की बॉडी घर आ गई। जब उन्हें नहलाकर श्मशान ले जाने की तैयारी हो रही थी, तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी। उसमें से लावण्या बाहर निकली और भैया के सामने आकर जोर जोर से हंसने लगी। उसको हंसता देखकर मेरे साथ वहाँ खड़े बाकी लोग भी हैरान थे। थोड़ी देर में मेरे पति और बाकी लोगों ने भैया की बॉडी को उठाकर अंतिम यात्रा की ओर बढ़ गए। घर से भैया की लाश के उठते ही मैं सीधे लावण्या के पास गई और सबके सामने एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया।
मेरे घर के आंगन में ज़्यादातर औरतें ही थीं। मेरी थप्पड़ की गूंज इतनी थी कि वहाँ खड़ी औरतें ये नज़ारा देखने लगी। मुझे लगा कि मेरे हाथ से थप्पड़ खाने के बाद लावण्या चली जाएगी, लेकिन वह घर पर ही रुक गई। रात हो चुकी थी। ज़्यादातर लोग अपने अपने घर जा चुके थे। लावण्या मेरे कमरे में आकर लेटी हुई थी। थोड़ी फुर्सत मिली तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें इस तरह गायब होने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे गम में भैया की मौत हो गई है। उसने कहा, मैंने जो किया अच्छा किया। अपने के गम में अमित तड़प तड़प कर मरे, मैं तो यही तो चाहती थी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं बोली, वो तुमसे इतना प्यार करते थे, उस आदमी के बारे में इतनी घिनौनी बात बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने ही हॉस्पिटल में मुझसे कहा था कि भैया ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने उसी की जान ले ली। उसने कहा, आज से कुछ साल पहले अमित कार चला रहे थे और उनके कार के नीचे मेरा बड़ा भाई आकर मर गया। उनके गम में मेरे माँ पापा भी मुझे और मेरे छोटे भाई को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरी पूरी फैमिली एक पल में ख़त्म हो गई। बस मैं और मेरा छोटा भाई बच गया। गौरव के पापा उस वक्त वकील थे और रुपए के लालच में उन्होंने अमित का केस अपने हाथों में ले लिया और कुछ महीने में ही अमित कोर्ट से बरी हो गया। अमित ने मेरे और मेरे भाई के खाने पीने का खर्च उठाया और मेरे परिवार की मौत के बदले उसने कुछ ज़मीन मेरे नाम की थी। अमित को लगा कि इससे मेरे अंदर बदले की भावना शांत हो जाएगी, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं अमित और गौरव के पापा से अपने परिवार का बदला लेकर रहूंगी। इसी बीच गौरव के पापा की मौत हो गई, लेकिन अमित जिंदा था। मुझे पता चला कि गौरव के पापा की मौत के बाद अमित ने अपने छोटे भाई की शादी तुमसे करा दी थी। मैंने अमित के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा और वह मुझसे शादी को तैयार हो गया। मैंने गौरव को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया था कि वह मेरे कहने पर अमित की हत्या कर दे। अगर वह अमित की हत्या में कामयाब हो जाता है तो मेरा दोनों बदला पूरा हो जाता है और गौरव अमित की हत्या के जुर्म में जेल में होता और गौरव का बाप नर्क में बैठा यह सब देखकर अपनी वकालत को कोस रहा होता। लेकिन बेवकूफ़ गौरव ने 3 बार कोशिश की, लेकिन तीनों बार वह अमित की हत्या में नाकाम रहा। इसी बीच मैं अमित से कहकर अपने छोटे भाई को जॉब लगवा दी ताकि आसी और मेरे भाई के बीच प्यार हो सके। मेरे भाई से आसी की नज़दीकी शुरू हुई तो अमित घबरा गए और उन्होंने गौरव को जॉब पर रख लिया। एक दिन मुझे आसी ने प्रेग्नेंट होने की बात बताई तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। अमित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और वह मेरे बिना भी नहीं रह सकता था। अगर दोनों उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाए तो वह पागल होकर मर जाएगा। इसलिए मैं मायके के लिए घर से निकल गई। मैंने आसी को भी घर से भागने के लिए उकसाया और वो मेरी बात मानकर उस रात भाग गई। मैंने अमित के पैसे से दूसरी जगह घर खरीदा और उसी घर में आसी भी मेरे भाई के साथ रहती है। तुम चाहो तो यह सारी बातें अपने पति से बता सकती हो, लेकिन याद रखना कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि जो किया उस पर मुझे गर्व है। घर से बाहर मैं अपने पति की आवाज़ सुनी तो बाहर निकल गई और जब वापस कमरे में आई तो लावण्या वहाँ से जा चुकी थी।